नेक्स्ट हमें देखना चाहिए इलास्टिक लिमिट, कि अगर हम किसी बॉडी में बाहर से एक फोर्स लगाते हैं पेयर में जो बॉडी की शेप चेंज कर सकता है, यानी शेप में भी मैंने कई सारे एग्जांपल लिए किस प्रकार से शेप चेंज कर सकता है, ऐसे फोर्सेस को डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं, है ना। हाँ, लेकिन अब जरा सोचो, मैंने एक रबर बैंड लिया और मैं उस रबर बैंड को खींच रहा हूं, क्या मैं उसमें डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहा हूं? मेरे हाथ उसमें डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल लगा रहे हैं। मैं खींचता गया, मैं डिफॉर्मिंग फोर्स बढ़ाते जा रहा हूं और बढ़ाया 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, रबर बैंड खींचता जा रहा, चला जा रहा है। कब तक खींचेगा रबर बैंड? एक समय ऐसा आएगा जब रबर बैंड टूट जाएगा। टूटेगा नहीं टूटेगा? मान लो 30 न्यूटन पे पहुंच के मेरा रबर बैंड टूट गया। तो अगर आपको बॉडी की शेप रिगेन करवाना है, आप चाहते हो कि हमारी बॉडी टूटे ना, खराब ना हो, तो आपको वो फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स एक लिमिट में लगाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि जोर से लगाया 30 न्यूटन और रबर बैंड तोड़ दिया। तोड़ना नहीं है बॉडी को। डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब शेप को चेंज करना। ऐसा ना हो कि शेप को चेंज करते करते वो बॉडी को खराब कर दे, बॉडी को पिचका दे। समझ में आई बात? या बॉडी की तोड़ दे बॉडी को, या बॉडी का चूड़ा बना दे, पाउडर बना दे बॉडी का। ऐसे वाले फोर्सेस नहीं होने चाहिए। तो कोई भी बॉडी जितना मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स झेल सकती है, डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब बाहर से लगाया जाने वाला फोर्स जो बॉडी की शेप चेंज कर सकता है, लेकिन वो फोर्स अगर आप लगाओगे बाहर से बॉडी की शेप चेंज कराने के लिए, तो बॉडी की भी तो अपनी एक टेंडेंसी होगी कि वो कितना फोर्स सहन कर सकती है, कितना फोर्स झेल सकती है। उससे ज्यादा फोर्स लगाओगे तो बॉडी जवाब दे देगी, बॉडी टूट जाएगी, गल जाएगी, फट जाएगी, चूरा बन जाएगी, पीस पीस हो जाएगी बॉडी, उससे ज्यादा फोर्स लगाओगे तो बॉडी की भी अपनी एक टेंडेंसी होती है कि वो बाहर का डिफॉर्मिंग फोर्स कितना झेल सकती है बिना टूटे कटे फटे। तो वो जितना मैक्सिमम फोर्स झेल सकती है, उस मैक्सिमम फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट हमारे हाथों का प्रॉपर्टी नहीं है, इलास्टिक लिमिट बॉडी की प्रॉपर्टी है। बाहर से तो आप कितना भी लगा सकते हो, लेकिन जिस पे आप फोर्स लगा रहे हो उसके दिल से पूछो ना कि तुम कितना फोर्स झेल सकते हो बिना टूटे कटे फटे। समझ में आई बात? तो जितना भी कोई बॉडी फोर्स हमारा सहन कर सकती है, फोर्स हमारा एडॉप्ट कर सकती है, ताकि वो बॉडी कटे फटे ना, टूटे ना। और अगर आप उन बाहर के फोर्सों को हटा दो तो बॉडी वापस पहले जैसी शेप में आ जाएगी। ऐसा भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने फोर्स तो लगाया, बॉडी टूटी भी नहीं, लेकिन आपने छोड़ा तो वो अपनी पुरानी शेप में वापस भी नहीं आई। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इलास्टिक लिमिट का। देखो, मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, बड़ा से समझना। मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। कितनी लेंथ है? 10 सेंटीमीटर। मैंने इसमें एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया। डिफॉर्मिंग फोर्स मैंने अभी बताया पेयर में लगते हैं, तो मैंने इसमें फोर्स लगाया। कितना फोर्स लगाया? मान लो मैंने इसमें फोर्स लगाया 5 न्यूटन। 5 न्यूटन यहां, 5 न्यूटन यहां, 5 न्यूटन की मैंने फोर्स लगाए, 5 न्यूटन के फोर्स लगाए। ठीक है, अब क्या होगा? इस बॉडी की लेंथ बढ़ जाएगी, इस बॉडी की लेंथ थोड़ी इंक्रीज हो गई, इतनी इंक्रीज हो गई। मान लो ये इंक्रीज हो गई 0.25 सेंटीमीटर, 0.25 सेंटीमीटर। मतलब अगर मैं अब इसकी ओवरऑल लेंथ की बात करूं तो ओवरऑल लेंथ कितनी होगी? 10.25 सेंटीमीटर। खींचा और हमने लेंथ बढ़ा दी इसकी। ठीक हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। अब सोचो, अगर मैं इस 5 न्यूटन को छोड़ूंगा, अभी तो मैंने इसकी शेप बिगाड़ दी, डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दिए, लेकिन अगर मैं इसको छोड़ दूं, अपने हाथ से हटा दूं, अपने हाथों को हटा दूं, 5 न्यूटन फोर्स में रिमूव कर दूं, सडनली रिमूव कर दूं, धीरे धीरे भी नहीं कम करना है अपने हाथ से। हाँ सर, हम कम तो करेंगे, लेकिन हम अपने हाथ भी नहीं हटाएंगे, हम तो धीरे धीरे करके कम करेंगे। धीरे धीरे कम नहीं मत करो, एकदम सडनली छोड़ दो। जैसे ही आप इसको सडनली छोड़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये बॉडी तुरंत अपनी पुरानी शेप में वापस आ गई। मतलब 0.25 लेंथ जो बड़ी हुई थी वो घटकर वापस कितनी बन जाएगी? 10 सेंटीमीटर। बॉडी अपनी जो उसका बॉन्ड लेंथ होगी मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसी बॉन्ड लेंथ को सारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल फिर से एक्वायर कर लेंगे और बॉडी अपनी पुरानी शेप वापस रिगेन कर लेगी। आई बात समझ में? अच्छा, मतलब रिगेनिंग होगी? हाँ, रिगेनिंग होगी। इस केस में हमने माना कि हमारी बॉडी क्या हो गई? रिगेनिंग हो कर ली। रिगेनिंग इज डन, रिगेनिंग डन। बॉडी ने अपनी शेप एक्वायर कर ली। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इसी बॉडी में
देखो, इसी बॉडी में जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर पहले से थी, जिसकी लंबाई पहले से 10 सेंटीमीटर थी, मैंने थोड़ा फोर्स बढ़ाया, 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, 7 न्यूटन, 8 न्यूटन, 10 न्यूटन, बढ़ाते 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 मैंने मान लो 12 न्यूटन कर दिया। कितना फोर्स कर दिया? 12 न्यूटन कर दिया। तो बॉडी भैया 0.25 के कंपैरिजन में तो और ज्यादा स्ट्रेच हो गई होगी। बॉडी इतनी स्ट्रेच हो गई मान लो, ठीक है। 12 न्यूटन का फोर्स लगाने पर बॉडी इतनी स्ट्रेच हो गई। कितनी स्ट्रेच हो गई? सपोज करो बॉडी स्ट्रेच हो गई तुम्हारी 1.5 सेंटीमीटर। तो अगर हम टोटल लेंथ लिखेंगे तो टोटल लेंथ क्या लिख सकते हैं हम इसकी? इसकी टोटल लेंथ आई 11.5 सेंटीमीटर। लेकिन मैंने ऐसा देखा कि जब मैंने 12 न्यूटन छोड़े, जैसे मैंने सडनली अपने हाथ हटाया, 12 न्यूटन को रिमूव किया, तो ये बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में वापस तो आई, ये बॉडी वापस तो आई, लेकिन पूरी वापस नहीं आई, कुछ ना कुछ रह गया। ऐसा हो सकता है। देखो, बॉडी इतनी वापस आई है, कहने का मतलब अब इसकी लेंथ 10.12 सेंटीमीटर है मान लो। क्यों सर? पहले तो इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर थी। इस एग्जांपल में देखो 10 सेंटीमीटर थी, आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, छोड़ा तो ये दोबारा से 10 सेंटीमीटर बन गई, रिगेनिंग 100% हो गई। अब आपने 12 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये 1.5 सेंटीमीटर खींची, आपने 12 न्यूटन हटाया, तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आई, लेकिन पूरी वापस नहीं आई। कुछ इसमें डिफॉर्मेशन जो 1.2 का था, ये डिफॉर्मेशन परमानेंट क्रिएट हो गया, परमानेंट इसके अंदर आ गया, जबकि पहले नहीं थी। ओरिजिनल लेंथ इसकी 100 थी, है ना? क्या 100% रिगेनिंग हुई? नहीं, 100% रिगेनिंग इज नॉट डन। 100% रिगेनिंग इज नॉट अचीव्ड या इज नॉट डन। 100% रिगेनिंग हमको अचीव नहीं हुई। अभी तो तुमने शुक्र मनाओ 12 न्यूटन लगाया था, अगर तुम 12 से और बढ़ा दोगे, 13, 14, 15, 16 करोगे, तो हो सकता है बॉडी बीच में से टूट भी जाए। एक एग्जांपल ऐसा भी लिया जा सकता है। थोड़ा सा हम आगे और चीज को समझें तो ऐसा भी होगा कि 10 सेंटीमीटर की बॉडी में, जो 10 सेंटीमीटर की बॉडी थी, अगर मैं गलती से इसमें 12 न्यूटन से थोड़ा और ज्यादा फोर्स लगाता, मान लो मैं 15 न्यूटन लगा देता, इसमें 15 न्यूटन, तो हो सकता था कि ये बॉडी टूट जाती ऐसे। एक पार्ट ये टूट जाता इसका, एक पार्ट ये टूट जाता, ये बॉडी बीच में से क्या हो जाती? ब्रेक हो जाती, ब्रेक। समझ में आई बात? तो 12 न्यूटन लगाने पर, 5 न्यूटन लगाने पर बॉडी, 5 न्यूटन लगाओ, बॉडी अपनी साइज चेंज करेगी, डिफॉर्म करेगी, हटाओगे तो वापस रिगेन कर लेगी, 100% पुरानी जैसी 10 सेंटीमीटर पे आ जाएगी। 12 न्यूटन लगाओगे तो 100% पुरानी शेप में ना आकर थोड़ा बहुत लूज पड़ जाएगी, 100% रिगेनिंग नहीं हुई। या फिर ऐसा होगा, अगर तुम 12 न्यूटन से और ज्यादा बढ़ाओगे तो हो सकता है बॉडी टूट ही जाए फिर बीच में से। तो इन तीनों केसेस में हमने समझने की कोशिश क्या करनी है? इन तीनों केसेस में हमने समझने की कोशिश करनी इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या है। 12 न्यूटन का फोर्स लगाने पर रिगेन होती तो है बॉडी, लेकिन 100% रिगेन नहीं होती है। तो इसका मतलब अगर मैं अपने फोर्स को 11.99999999 न्यूटन रखता और छोड़ देता, सडनली अपना हाथ हटा देता, तो मेरी बॉडी 100% रिगेन कर ली। 12 न्यूटन एक ऐसा फोर्स है जिस फोर्स पर मेरी बॉडी अपना ओरिजिनल साइज 100% गेन नहीं कर पा रही है। लेकिन 12 न्यूटन से कम अगर मैं फोर्स लगाऊं, 12 न्यूटन से कितना कम लगाओगे? 11.999999 न्यूटन का अगर मैं फोर्स लगाऊं, तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप वापस रिगेन कर लेती है 100%। तो जो भी ये 11.999999 न्यूटन वाला फोर्स है, इस फोर्स को हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। क्या बोलते हैं? इलास्टिक लिमिट। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलास्टिक लिमिट? अगर कोई हमसे पूछे डिफाइन करो इलास्टिक लिमिट को, सो इलास्टिक लिमिट इज द मैक्सिमम फोर्स, वह ज्यादा से ज्यादा फोर्स जिस फोर्स को लगाने पर बॉडी की शेप चेंज करी जाए, और अगर हम उन फोर्सेस को हटा दें, उस ज्यादा से ज्यादा फोर्स को अगर हम हटा दें, तो बॉडी सुरक्षित तरीके से अपना 100% शेप रिगेन कर ले।
ऐसे ज्यादा से ज्यादा फोर्स को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक लिमिट। अगर आप इलास्टिक लिमिट से ज्यादा का डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे, अगर आप इलास्टिक लिमिट से ज्यादा का फोर्स लगाओगे तो दो चीजें होंगी, या तो बॉडी अपनी शेप रिगेन तो करेगी लेकिन पूरी नहीं कर पाएगी, कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन उसमें हमेशा के लिए बैठ जाएगा, लूज पड़ जाएगी बॉडी, या फिर वो बॉडी टूट जाएगी। अगर ब्रिटल सब्सटेंस है तो बिल्कुल टूट जाएगा, जैसे कांच है, कांच एकदम टूट जाएगा, पत्थर एकदम टूट जाएगा। हर रबर हो सकता है कि धीरे धीरे करके रबर बैंड को आपने देखा होगा इस्तेमाल के साथ साथ वो लूज पड़ जाता है, परमानेंट लूजनिंग आ जाएगी। लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा फोर्स जो बॉडी झेल सकती है, किस पर्पस के लिए झेल सकती है? ताकि किसी दिन अगर उस फोर्स को हटाया गया तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप 100% रिगेन कर ले। ऐसे मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स को हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। समझ में आई बात? तो हम लिखेंगे क्या इलास्टिक लिमिट में? इलास्टिक लिमिट में हम लोग लिखेंगे, समझ तो लिया हमने, हम लिखेंगे इलास्टिक लिमिट का मतलब है द मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स, द मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स। अब डिफॉर्मिंग लिख दिया तो एक्सटर्नल आ गया, ज्यादा से ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स एट विच द बॉडी कैन regain 100% of its original shape, 100% बॉडी अपना ओरिजिनल शेप रिगेन कर लेगी, लेकिन डिफॉर्मिंग फोर्स के रिमूवल के बाद, आफ्टर द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड। जैसे ही हम डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाएंगे बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप 100% रिगेन कर लेगी। वो ज्यादा से ज्यादा फोर्स जिस फोर्स में ऐसा हो पाएगा, उस डिफॉर्मिंग फोर्स को, उस बाहर के फोर्स को हम लोग इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। अभी बच्चों क्लियर हो गया होगा इलास्टिक लिमिट? ओके, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि सर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, इलास्टिक लिमिट के अंडर लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दिए, बॉडी ने अपनी ओरिजिनल शेप रिगेन कर ली, लेकिन बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप रिगेन करती ही क्यों है? कौन है ऐसी चीज जो उसको रिगेन करवा रही है? मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं इसमें 2-3 पॉइंट तुम्हें बढ़िया समझाऊंगा। सपोज करो, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? अब हम डिफॉर्मिंग की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं रिगेनिंग की। रिगेनिंग ऑफ ओरिजिनल शेप। किसकी बात कर रहे हैं? बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप रिगेन क्यों करती है? फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक बॉडी है, मैंने इस बॉडी में डिफॉर्मिंग फोर्स लगाए। डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब ऐसे फोर्स जो बॉडी की शेप को चेंज करेंगे, और इलास्टिक लिमिट में लगाए। इलास्टिक लिमिट मतलब बॉडी ओरिजिनल शेप रिगेन 100% कर लेगी इनको हटाने के बाद। मैंने फोर्स लगाए, बॉडी ने अपनी शेप चेंज करी। मान लो बॉडी की लेंथ इतनी बढ़ गई, कर ली भैया बॉडी ने शेप चेंज, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात यह आती है कि जब आप इसको छोड़ते हो, जैसे ही आप इन फोर्सेस को रिमूव करते हो, इनको जैसे आप रिमूव करोगे, हटाओगे, तो बॉडी फिर से पहले जैसी हो जाएगी। ये बॉडी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? अपनी पुरानी शेप में, जैसी पहली थी बिल्कुल ऐसी। क्यों ऐसा हुआ? क्यों? इसका रीजन क्या है? क्यों हुआ ऐसा? प्रैक्टिकली तो हमने देखा है, रबर बैंड को खींचो छोड़ो पुराने जैसा हो जाता है ना? किसी इलास्टिक को खींचो छोड़ो पुराने जैसा हो जाता है। लेकिन सवाल यह है कि सर पुराना जैसा होता है क्यों? आखिर कौन सी चीज इसको वापस लेकर आती है? इसके पीछे दो कहानियां हैं। पहली कहानी सुनो। पहली कहानी यह है कि जैसे ही हम इस ऑब्जेक्ट में डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, ये ऑब्जेक्ट के अंदर के एटम्स के बीच के बॉन्ड या अट्रैक्शन फोर्स जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा है, चाहे वो कोई भी बॉन्ड हो, कोवेलेंट बॉन्ड हो, आयोनिक बॉन्ड हो, डी पाई पी पाई बॉन्ड हो, डाइपोल इंटरेक्शन हो, किसी भी टाइप का इंटरेक्शन हो मॉलिक्यूल्स के बीच में, जो भी मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन है, वो मॉलिक्यूल्स के बीच के अट्रैक्शन बढ़ जाता है। जब तक दो मॉलिक्यूल्स इतनी दूरी पर रखे, इनके बीच में अगर
7 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तुम इनको अगर खींचोगे ना एक इलास्टिक लिमिट के अंदर में, तो इनके बीच का फोर्स बढ़ जाएगा, ये वापस अपनी पुरानी पोजीशन में आने की कोशिश करेंगे। दुनिया में हर चीज चाहती है कि वो स्टेबल रहे। तो अपनी एटम्स और मॉलिक्यूल्स अपनी स्टेबिलिटी वापस रिगेन करने के लिए अंदर ही अंदर, बॉडी के अंदर ही अंदर एक उल्टा फोर्स डेवलप कर लेते हैं। उल्टा मतलब तुम अगर बॉडी को खींचने वाला फोर्स लगाओगे तो बॉडी अपने अंदर पिचकने वाला फोर्स डेवलप कर लेगी। क्यों फोर्स पिचकने वाला डेवलप करती है? वही एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की वजह से। और तुम्हारे लगाए गए फोर्स के बराबर फोर्स डेवलप करेगी। अगर तुमने बाहर से लगा रखा है 20 न्यूटन, कितना लगाया है? 20 न्यूटन, तो बॉडी भी 20 न्यूटन डेवलप करेगी। ना 20 से एक कम, ना 20 से एक ज्यादा, एग्जैक्ट तुम्हारे लगाए गए फोर्स को कॉपी पेस्ट करती है बॉडी। एटम्स एंड मॉलिक्यूल से काम करते हैं। एक बार दोबारा सुनो, जैसे हम किसी बॉडी को डिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं इलास्टिक लिमिट में, तो बॉडी के अंदर के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स परेशान हो जाते हैं। वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को ऐसा लगता है जैसे कि भैया उनके आपस के बीच की लेंथ चेंज कर दी गई है, बॉन्ड लेंथ चेंज कर दी गई है, खींचोगे तो बॉन्ड लेंथ खिंच जाएगी। तो वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स अपनी सेफ्टी के लिए और आपस में नजदीक आने की कोशिश करते हैं। एक अट्रैक्शन, तुम खींचने वाला फोर्स लगाओगे, दूर जाने वाला फोर्स लगाओगे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पास आने वाला फोर्स डेवलप करने लगते हैं। और वो जो फोर्स डेवलप करेंगे अपने अंदर, ये इनसाइड है, ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अच्छा एक चीज और, जो हम बाहर से फोर्स लगा रहे हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, मैं हालांकि बता चुका हूं, एक बार रिवाइज करो, ये कैसा फोर्स था? दिस इज एक्सटर्नल फोर्स, ये बाहर का फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन तुम्हारे एक्सटर्नल फोर्स के जवाब में बॉडी भी अपने अंदर एक फोर्स डेवलप करती है। ये कैसा फोर्स है जो बॉडी अंदर डेवलप कर रही है? ये इंटरनल फोर्स है, इंटरनल फोर्स। एटम्स मॉलिक्यूल्स खुद डेवलप करते हैं, लेकिन ये तभी डेवलप कर सकते हैं जब तुम्हारा फोर्स इलास्टिक लिमिट के अंदर हो। इलास्टिक लिमिट से बाहर करोगे तो फिर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स भी एक लिमिट का ही फोर्स लगा सकते हैं। तो अगर हम इलास्टिक लिमिट के अंदर में हैं और हमने बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाया 20 न्यूटन, तो बॉडी के मॉलिक्यूल्स भी अंदर ही अंदर उल्टी डायरेक्शन में, तुम खींचने वाला फोर्स लगाओगे, पिचकाने वाला फोर्स लगाएगा, और तुम्हारे फोर्स के बराबर वैल्यू का फोर्स लगाएगा 20 न्यूटन। इस फोर्स को हम एक्सटर्नल तो नहीं बोल सकते क्योंकि बॉडी ने खुद डेवलप किया है, इस फोर्स को हम इंटरनल फोर्स बोल सकते हैं। और ये फेमस है, किस नाम से फेमस है? रीस्टोरिंग फोर्स के नाम से फेमस है। किस नाम से फेमस है? रीस्टोरिंग फोर्स। जो बाहर से हमने फोर्स लगाया था, एक्सटर्नल फोर्स, बॉडी की शक्ल बिगाड़ने के लिए, उसका नाम क्या था? हम पढ़ चुके हैं, डीफॉर्मिंग फोर्स। क्या नाम था? डीफॉर्मिंग फोर्स। और बॉडी ने अपने अंदर जो डेवलप किया उसका नाम क्या था? ताकि ये बॉडी डिफॉर्मिंग फोर्स के हटाए जाने के बाद अपनी बॉडी को दोबारा रिगेन कर सके, अपनी शेप को दोबारा रिगेन कर सके, ऐसे फोर्सेस को हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। आप बाहर से लगाओगे, ऐसे याद करो, आप बाहर से लगाओगे डिफॉर्मिंग, इलास्टिक लिमिट के अंडर में बॉडी डेवलप करेगी रीस्टोरिंग, आपके ही द्वारा लगाए गए फोर्स की इक्वल वैल्यू के बराबर। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, तुम खींचने वाला लगाओगे, वो पिचकाने वाला डेवलप कर लेगी। तुम पिचकाने वाला लगाओ बाहर से, देखो तुम अगर पिचकाने वाला फोर्स लगाते ऐसा 20 न्यूटन, तुमने अंदर को लगाया होता 20 न्यूटन, 20 न्यूटन, तो तुम्हारी बॉडी पिचक गई होती, तुम्हारी बॉडी इतनी हो गई होती है पिचक कर, मान लो। तो बॉडी अपने अंदर क्या डेवलप करती? तुमने पिचकाने वाला लगाया, वो फैलाने वाला फोर्स डेवलप करती, और 20 न्यूटन ही करती, उल्टा काम करती है बॉडी। हमारे बाहर के फोर्स के रिस्पॉन्स में अपोजिट फंक्शन परफॉर्म करती है। इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। ये रिस्टोरिंग फोर्स बैठा रहता है जब तक का तुम डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा नहीं देते। जब तक तुमने रबर बैंड खींच रखा है तो तुम्हारे हाथों से जो फोर्स लगा है वो डिफॉर्मिंग है, और रबर बैंड के मॉलिक्यूल्स ने खुद जो डेवलप किया वो रिस्टोरिंग फोर्स है। लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स कुछ कर नहीं सकता अभी, जब तक का तुमने हाथों से डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रखा है। जिस दिन तुम इस डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाओगे, जिस मोमेंट पे तुम डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करोगे, ठीक उसी इंस्टेंट पर ये काम में आएंगे रिस्टोरिंग फोर्स, और बॉडी को पुरानी वाली शेप में ले आएंगे, पुरानी वाली शेप में भी ले आएंगे, और खुद भी जीरो हो जाएंगे। समझ बात है? रीस्टोरिंग फोर्स अपना एक्शन कब दिखाना स्टार्ट करते हैं? ये रीस्टोरिंग फोर्स अपना एक्शन तब दिखाना स्टार्ट करते हैं जब बाहर के डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर दिया जाता है परमानेंटली। जैसे ही आप बाहर से फोर्स हटाओगे, रीस्टोरिंग, अब डिफॉर्मिंग फोर्स तो रहा नहीं, तुमने तो बाहर के फोर्स हटा दिए, तो अब अंदर का फोर्स अपना जिम्मेदारी संभालता है और बॉडी को पुरानी शेप में वापस रिगेन कराता है। एक थ्योरी तो ये है रीस्टोरिंग फोर्स वाली। दूसरी थ्योरी है एनर्जी की। एनर्जी वाली थ्योरी क्या है, मैं तुम्हें समझाता हूं, देखो। एनर्जी वाली थ्योरी है, इसको पहले हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। एनर्जी वाली थ्योरी ये है
कि जैसे ही आपकी कोई बॉडी, एनर्जी वाली थ्योरी क्या है, मान लो हमारे पास अपनी बॉडी है, इस बॉडी में मैंने क्या किया, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, ऐसे 20 न्यूटन का, एग्जाम्पल में 20 न्यूटन का ही ले रहा हूं समझाने के लिए, 20 न्यूटन, हालांकि 20 न्यूटन बहुत ज्यादा होता है बट वो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ट्वेंटी न्यूटन है ना। अब क्या होता है, जब आप बाहर से कुछ फोर्स लगा रहे हो तो क्या बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हुआ या नहीं हुआ बताओ। ये जो चीज बॉडी में डेवलप हुई, जो एक्स्ट्रा इसकी लेंथ बढ़ी, क्या आप इसको डिस्प्लेसमेंट मान सकते हो। हाँ, पहला तो रिस्टोरिंग फोर्स वाला कॉन्सेप्ट है, वो एक थ्योरी है। मैं दूसरी थ्योरी समझाता हूं कि ये वापस क्यों आती है अपनी ओरिजिनल शेप में। आपने बाहर से फोर्स लगाया 20 न्यूटन, 20 न्यूटन की बॉडी के फोर्स की वजह से बॉडी में कुछ डेवलप हो गया, डिस्प्लेसमेंट। अब जहां फोर्स है, जहां डिस्प्लेसमेंट है, क्या वहां वर्क डन नहीं होगा। होगा। वर्क डन हम सभी लोग जानते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन इज एफ डॉट एस या इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस, वेरिएबल फोर्स अगर है तो हमारा वर्क डन इतना हुआ क्योंकि आपने फोर्स भी लगाया और बॉडी में कोई डिस्प्लेसमेंट भी क्रिएट किया, तो भैया वर्क डन तो होगा ही होगा। अच्छा, आपने जो वर्क डन किया वो वर्क डन गया कहां। वर्क डन तो कभी बर्बाद होता नहीं है। तो ये आपके द्वारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, आपने फोर्स लगाया, बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हुआ, वर्क डन जनरेट हुआ आपके द्वारा, ये वर्क डन गया कहां। कहां गया। ये वर्क डन को, आपके द्वारा किए गए वर्क डन को बॉडी अपने अंदर संभाल के रखती है, लेकिन वो वर्क डन के फॉर्म में नहीं संभालती। आपके द्वारा किए गए वर्क डन को बॉडी अपने अंदर संभाल के रखती है एनर्जी के फॉर्म में, और उस एनर्जी को हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं, इलास्टिक, पूरा नाम लिख रहा हूं मैं, पोटेंशियल एनर्जी। यानी अगर हम थोड़ा थोड़ा लिखें ताकि हमें बाद में याद रहे, तो हम लिख सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड बाय अस। हमने जो बाहर से फोर्स लगाया, हमने जो बाहर से फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स हमने जो बाहर से फोर्स लगाया विल प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगा, डिस्प्लेसमेंट इन बॉडी। डिस्प्लेसमेंट इन बॉडी, बॉडी में वो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगा। इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से हमारे हाथों ने, हमारी हड्डियों ने कुछ ना कुछ वर्क डन किया होगा। डिस्प्लेसमेंट इज प्रोड्यूस इन बॉडी, सो सम वर्क इज डन बाय आवर मसल्स। हमारी मसल्स ने कुछ ना कुछ वर्क डन किया होगा क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो मौजूद है। अब हमारे द्वारा किया गया वर्क डन कहीं वेस्ट तो जाता नहीं है, तो हमारे द्वारा किया गया वर्क डन बॉडी के अंदर ही स्टोर हो जाता है एक एनर्जी के फॉर्म में, जिसका नाम है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। फिर हमने लिखा नेक्स्ट पैरा में, दिस वर्क डन इज stored as पोटेंशियल एनर्जी। मैं शॉर्ट फॉर्म पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूं, लेकिन इसका पूरा नाम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड बॉडी, इनसाइड बॉडी। ये पूरा का पूरा फोर्स, हम पूरा का पूरा वर्क डन बॉडी के अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। इस एनर्जी को हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही आप अपने बाहर के फोर्स हटाओगे, एज यू विल रिमूव these 20 न्यूटन फोर्सेस, पेयर ऑफ 20 न्यूटन फोर्सेस, जैसे ही आपने अपना हाथ हटाया, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तुरंत एक्टिवेट होगी, ये एक्शन में आएगी, और इसका काम क्या है, बॉडी को अपनी पुरानी पोजीशन में रिस्टोर करना। तुमने जो वर्क डन किया था वो खींचने वाला था, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, काउंटर वर्क डन करेगी, वापस लाने में वर्क डन करेगी।
इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, वापस लाने में वर्क डन करेगी और वापस इसको खींच के अपनी पुरानी पोजीशन में लाकर जो वर्क डन तुमने किया था उतना ही वर्क डन अप्लाई करके इस बॉडी को वापस रिस्टोर कर देगी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी? द फंक्शन ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट्स आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस। डिफॉर्मिंग फोर्सेस हटाने के बाद काम स्टार्ट होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का। जैसे तुम इनको हटाओगे, इनको हटाओ, अपने हाथ से छोड़ दो, अब इलास्टिक पोटेंशियल क्या करेगी, फिर वही एनर्जी वापस कन्वर्ट होगी वर्क डन में। तुम्हारा वर्क डन एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ था, तब तक का वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर है जब तक का बाहर के फोर्स तुमने लाया रखे हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स जब तक मेंटेन है। जैसे आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटाएंगे, ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी दोबारा वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी और आपकी बार ये वर्क डन बॉडी की शेप को रिगेन करने का काम करेगा। समझ में आई बात? लिखो इसमें, आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस, आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस the elastic potential energy again gets converted into work done। वर्क डन नहीं, पोटेंशियल एनर्जी बनाई, पोटेंशियल एनर्जी वापस वर्क डन में कन्वर्ट होगा जब बाहर की फोर्स हट जाएंगे। विल अगेन गेट्स कन्वर्टेड इनटू वर्क डन। कैसा वर्क डन? विच टाइप ऑफ वर्क डन? विच विल या विच इज रिस्पॉन्सिबल, जो जिम्मेदार होगा बॉडी को ओरिजिनल शेप में रिगेन करने के, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिगेनिंग ऑफ ओरिजिनल शेप ऑफ द बॉडी, which is responsible for the regaining of original shape of the body। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आ गई होगी, बेसिक समझ में आया होगा। अच्छा, अब जो बॉडी वापस रिगेन करती है, बार बार हम कह रहे हैं कि बॉडी सर रिफॉर्मिंग फोर्स हटाओगे तो बॉडी रिगेन करेगी। ये रिगेनिंग करने का कारण मैंने आपको बताया, क्यों रिगेन करेगी। दो थ्योरियां हैं, एक थ्योरी कहती है कि रिस्टोरिंग फोर्स रिगेन कराएगा, एक थ्योरी कहती है कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी रिगेन कराएगी। दोनों ही थ्योरियां अपने आप में इक्वली वैलिड है। ठीक, अब चाहे किसी भी थ्योरी को हम फॉलो करें या दोनों ही थ्योरी पे हम विश्वास करें, करना ही पड़ेगा, दोनों ही थ्योरियां इक्वली वैलिड है। बॉडी की रिगेनिंग तो हो ही रही है ना, बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप तो वापस रिगेन कर ही रही है। तो बॉडी का ओरिजिनल शेप का रिगेन करने वाला फेनोमेना कहलाता है इलास्टिसिटी। बॉडी का ओरिजिनल शेप रिगेन करने वाला फेनोमेना क्या कहलाता है? इलास्टिसिटी। अब हम बात करते हैं मेन अपने चैप्टर के नाम पर अगर आए, इलास्टिसिटी। व्हाट डज द टर्म इलास्टिसिटी मींस? इलास्टिसिटी का मतलब ये नहीं है कि तुम बॉडी को कितना खींच सकते हो, मेरी बात ध्यान देना। इलास्टिसिटी का मतलब ये नहीं है कि तुम बॉडी को कितना खींच सकते हो। इलास्टिसिटी का मतलब ये है कि बॉडी कितनी आसानी से वापस लाई जा सकती है अपनी ओरिजिनल शेप में। तो इलास्टिसिटी का मतलब बॉडी के खिंचाव से है या इलास्टिसिटी का मतलब बॉडी की रिगेनिंग से है? रिगेनिंग से है। इलास्टिसिटी का मतलब हर सॉलिड की प्रॉपर्टी है। अब प्रॉपर्टी के पीछे की साइंस हमने समझ ली है, अब हम एक बार फाइनल लिख लेते हैं। इलास्टिसिटी का मतलब क्या? इट इज द प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है ऑफ एवरी सॉलिड। एवरी सॉलिड या तो हर सॉलिड होगा या फिर बाउंडेड लिक्विड और बाउंडेड एयर होगी। मैंने आपको समझा दिया था, एवरी सॉलिड और बाउंडेड लिक्विड या बाउंडेड एयर। कैसी प्रॉपर्टी? टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप, टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप बाय 100%। पूरी की पूरी रिगेन होनी चाहिए, थोड़ा मोड़ा भी लूजनिंग नहीं आनी चाहिए बॉडी में। टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप बाय 100%। कब? आफ्टर द रिमूवल ऑफ, जब हम रिमूव कर देंगे, रिमूवल ऑफ, किसको रिमूव कर देंगे? डिफॉर्मिंग फोर्सेस। आफ्टर द रिमूवल ऑफ बाहर के डिफॉर्मिंग फोर्सेस। समझ बात है? तो जो बॉडी अपनी शेप रिगेन करती है, बॉडी की प्रॉपर्टी, बॉडी का क्या था? अगर किसी को खींच दो तो बॉडी खींच रह जाती है, मैं तो वापस नहीं आ रही कह देती बॉडी, लेकिन बॉडी वापस आती है। हर सॉलिड की प्रॉपर्टी है कि वो अगर एक लिमिट में खींचा जाए तो जब तक उसको तुमने खींचने वाला फोर्स लगा रखा तब तक तो बेचारा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जैसे तुम उस फोर्स को हटाओगे तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आएगी। ऐसा नहीं है कि वो वापस आने से मना कर दे, मैं तो नहीं आ रही वापस, मेरा मन नहीं कर रहा वापस आने का, बॉडी ऐसा नहीं कह सकती। हर सॉलिड ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी की वापस एक दिन आएगी जिस दिन उसमें डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दिए जाएंगे। तो बॉडी का ये वापस आना कहलाता है इलास्टिसिटी, ये प्रॉपर्टी कहलाती है इलास्टिसिटी। आई बात समझ में सभी बच्चों के? अच्छा, तो फिर मुझे एक चीज बताओ, जरा दिमाग लगाओ,
एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, वर्ल्ड फेमस क्वेश्चन है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में क्वेश्चन बताया जाता है कि रबर ज्यादा इलास्टिक है कि आयरन ज्यादा इलास्टिक है? कौन ज्यादा इलास्टिक है बताओ? विच इज मोर इलास्टिक, रबर वर्सेस स्टील या आयरन? कुछ भी बोल देते हैं, आयरन ले लेते हैं। रबर ज्यादा इलास्टिक है कि लोहा ज्यादा इलास्टिक है? जवाब है लोहा ज्यादा इलास्टिक है। एक्चुअली में ना बचपन से हम लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में उल्टा सीखते आए हैं। हमको लगता है इलास्टिक वो होता है जो खिंच जाता है, जो बच्चों के पैजामे में नाड़े नहीं लगाए जाते हैं खींचने वाले। भैया दुकान में जाके भैया जरा इलास्टिक दे देना, वो इलास्टिक है ही नहीं जिसको तुम इलास्टिक समझ रहे हो पैजामे में लगाने वाला बच्चों के, वो तो लीस्ट इलास्टिक है। हमें बाजार में जाके कहना चाहिए भाई साहब सबसे लीस्ट इलास्टिक सब्सटेंस दे दो अपनी दुकान में, तब वो तुमको वो देगा इलास्टिक जो बच्चों के नाले में लगाते हैं। वो इलास्टिक होता ही नहीं, वो सबसे कम इलास्टिक होता है बेसिकली। लोहा सबसे ज्यादा इलास्टिक होगा, रबर कम इलास्टिक होगा, आयरन क्या होगा? मोर इलास्टिक। क्यों होगा बताओ? अरे बहुत सिंपल है, इलास्टिक का मतलब खींचना है कि वापस आना है? वापस आना है। अगर रबर में 5 न्यूटन लगाया जाए और आयरन में 5 न्यूटन लगाया जाए तो रबर जल्दी वापस आएगा कि आयरन जल्दी वापस आएगा? अरे आयरन खींचेगा ही कितना, ओहो, ये हो सकता है 3 सेंटीमीटर खींच जाए, आयरन तो 3 mm भी नहीं खींचेगा 5 न्यूटन से। तो ये बहुत जल्दी वापस आ जाएगा आयरन, क्योंकि वो खींचेगा ही कम। तुम जितना दूर जाओगे वापस आने में उतना ही टाइम लगेगा। रबर बहुत ज्यादा खींच जाएगा तो वापस आने में बहुत टाइम लगाएगा, आयरन खींचेगा ही नहीं तो टाइम भी कम लगाएगा। इसीलिए क्योंकि टाइम कम लगा रहा है, ये जल्दी रिगेन हो जा रहा है, इसलिए मोर इलास्टिक है। आई रिपीट, मैं फिर बताता हूं, इलास्टिसिटी का मतलब खींचना नहीं है, इलास्टिसिटी का मतलब छोड़े जाने पर वापस आना है। जो जल्दी वापस आ जाएगा वो ज्यादा इलास्टिक कहलाएगा। आयरन खींचेगा कम इसलिए जल्दी वापस आ जाएगा, इसलिए आयरन ज्यादा इलास्टिक है। रबर खींचेगा ज्यादा इसलिए टाइम लेगा वापस आने में, चाहे वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होगा बट ज्यादा होगा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड एज कंपेयर टू आयरन का फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, इसलिए लेस इलास्टिक है। और एक चीज और क्लियर कर लो, जब इतना पढ़ लिया है तो वापस आने पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, खींचा और छोड़ा, बॉडी वापस आएगी। वापस आने के लिए जितना टाइम लगता है बॉडी को, उसको टाइम को हम लोग इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। लिख लो अपनी कॉपी में, मैं नाम लिख दे रहा हूं, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। क्या मतलब है इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट का? इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट इज द टाइम टेकन by any solid object to regain its original shape just after the removal of deforming forces. Deforming forces जैसे ही तुमने हटाए उसके बाद से गिनती शुरू कर दो कितना टाइम ले रही है वापस आने में। जितना भी समय लेगी वो उस ऑब्जेक्ट का, उस वॉल्यूम का क्या कहलाएगा? इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। मतलब टाइम है बेसिकली, ये क्या है? रिगेनिंग टाइम। शॉर्टकट में अगर हम याद करें तो हम कैसे याद कर सकते हैं? इट इज रिगेनिंग टाइम। रिगेनिंग टाइम इज इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। इतनी बात समझ में आ गई होगी सभी बच्चों। अब हमने जितना भी पढ़ा है इसको तुम पहले रिवाइज करो इस वीडियो को, उसके बाद फिर मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा इससे आगे की। लेकिन नेक्स्ट वीडियो समझने के लिए इतनी बातें बच्चों के दिमाग में, क्लास 11th के बच्चों के दिमाग में इतनी बातें बैठी होनी चाहिए। समझ में आता है? ये जो वीडियो चल रहा है, ये वीडियो मैं बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहा हूं तुमको इस वीडियो में इलास्टिसिटी के बारे में। तो ये वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, जिन्होंने बेसिक 11th में नहीं क्लियर हुए थे, वो भी इस वीडियो से अपने बेसिक क्लियर कर सकते हैं। जेई वाले बच्चों के लिए ये वीडियो उतना वैल्यूएबल नहीं है, क्योंकि उनको आई थिंक जो 11th 12th कर चुका है और जेई की तैयारी कर रहा है उसको ये सब बेसिक तो पहले से ही पता होंगे, उनके लिए वीडियो उतना खास नहीं है। बट हाँ, क्लास 11th के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉर नीट एस्पिरेंट्स। दोनों इस वीडियो को ध्यान से देखें, समझने की कोशिश करें, बार बार इसको रिवाइंड करें, बार बार प्ले करें, समझने की कोशिश करें, अपने दिमाग में बैठाएं। इससे आगे की कहानी क्या होती है जानेंगे हम अगले एपिसोड में।